हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स आज हम सेल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेल साइज पढ़ा था, ठीक है। अब सेल साइज के अंदर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर उसको हम छोटा सा क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं। और ये सेल साइज जो होता है क्या होता है, किस तरीके से क्या करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पर सेल का जो साइज है वो क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है। आपने देखा था स्मॉलेस्ट सेल पढ़ा था हमने और लार्जेस्ट सेल देखा था, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि जैसे हम बात करते हैं कि सेल का जो साइज होता है कितना होना चाहिए, कितना होगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, कितना मिलता है, उस अकॉर्डिंग किस किस फैक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को क्या करना है माइंड के अंदर रखना है। यूं नहीं है, कई बार यूं सोचते हो भाई कोई बड़ा साइज का कोई ऑर्गेनिजम्स होगा या इंडिविजुअल होगा तो उसके अंदर सेल के साइज भी क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, कि जनरली ऐसा नहीं कि एलिफेंट है या बड़े बड़े प्लांट्स हो गए या फिर वेल हो गई तो इनके साइज बड़ा है तो इनके अंदर क्या होंगे, सेल का साइज भी बड़ा होता होगा, तब ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम सेल साइज की बात करें तो इसके ऊपर जो मेनली फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड्स करते हैं सेल साइज को। तो पहला अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला होता है फैक्टर्स न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो, ठीक है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम बात करें एक सेल की तो एक सेल के अंदर आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो दैट मीन्स जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर, ठीक है, और यहां पे बाहर जो क्या है साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसकी रेशो जो होती है उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है फर्स्ट थिंग्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा न्यूक्लियस हो तो भी चल जाएगा, स्मॉल साइटोप्लाज्म हो चल जाएगा, या साइटोप्लाज्म कम होगा तो भी चल जाएगा। मतलब कहने मतलब क्या, वाइस वर्सा। मतलब कहने मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए क्या हो गया, एक तो साइटोप्लाज्म का साइज क्या हो गया, कम हो गया, और न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल इस सेल के कंपेरिजन में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा हम बात करें कि मान लीजिए साइटोप्लाज्म का साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया, बहुत स्मॉल हो गया। तो दैट मीन्स क्या आता है, ये चीजें क्या करती है, डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, इनकी रेशो के ऊपर। जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं उसको क्या करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ठीक है, हमें पता है। तो उसका कंटेंट क्या है, उसके पास डीएनए कंटेंट क्या है, उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट जो है उसके पास सफिशिएंट होता है कि इस पर्टिकुलर सेल की जो साइटोप्लाज्म है इनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके। अगर बाई चांस फॉर एग्जांपल क्या होता है कि साइज जो होता है साइटोप्लाज्म का बढ़ना स्टार्ट होता है तो सिंपल सी बात है कि उसके पास उतना ही कंटेंट है जितना कि पहले तक कि उसको रेगुलेट कर सके। लेकिन अगर अब साइज क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, कंटेंट ज्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, न्यूक्लियस भी चाहिए उतना ही, ये जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए उतना ही कि उसको क्या कर सके, वो रेगुलेट कर सके। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस उतना ही रहेगा और साइटोप्लाज्म जो होगा बढ़ता ही जाएगा, वो उसको रेगुलेट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। इसको आप सिंपली समझ सकते हो, जैसे एक क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 30 और 40 स्टूडेंट्स बैठे, ठीक है, तो एक टीचर जो हो रहा है उसको चला रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यही स्टूडेंट्स क्या 30-40 से 500 कर दिए जाए, 600 कर दिए जाए, एक बड़े रूम में बिठा दिया जाए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी उसका उतना एफिशिएंसी निकल के सामने नहीं आएगी जितने की कम स्टूडेंट्स के अंदर आएगी। एक 30 स्टूडेंट्स का जो बैच पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि उस टीचर को भी फॉर एग्जांपल क्या है, अच्छा नंबर्स मिलेंगे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उनको वो टेक केयर करने की क्लास के एनवायरमेंट्स को कंट्रोल करने में भी। लेकिन उसी के जहां पर क्या मान लीजिए 400, 500, 200 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हैं एक बड़े से हॉल के अंदर और फिर वहां पढ़ाया जा रहा है, तो उससे एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। उसी प्रकार क्या है, इसी यहाँ पर भी वो सेम केस है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट है उसमें भी क्या है, डिपेंड कर रहा है कि साइटोप्लाज्मिक रेशो को कितना क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, ये जो रेशो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल का साइज जो होगा कितना होगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर फैक्टर जो है वो है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म्स। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, सेल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही है उसके अंदर मेनली क्या होते हैं, दो टाइप की एक्टिविटीज चल रही होती हैं। एक अगर हम बात करें इसके अंदर एनाबॉलिज्म, मतलब
मतलब क्या है, स्मॉल स्मॉल चीज से मिलकर क्या हो रही है, एक लार्ज चीज बन रही है। ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। या फिर दूसरा कैटाबॉलिज्म्स, जिसके अंदर क्या हो रहा है, लार्ज चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है, स्मॉल स्मॉल चीजों में क्या हो रही है, टूट रही है। ठीक है, तो जनरली हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस अक्कर होती है उसके अंदर मैक्सिमली क्या होता है, या तो एनाबॉलिज्म चल रहा होता है, कोई चीज छोटी चीज से मिलकर क्या होती है, बड़ी चीज बन रही होती है, या फिर क्या होती है, लार्जर चीज जो होती है वो टूटकर स्मॉलर चीज बना रही होती है। तो दैट मीन्स ये बनना अगर बन रहा है स्मॉल चीज बड़ी चीज, इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म्स। टूटकर बन रही है तो क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म्स। कलेक्टिवली क्या बोलेंगे इसको, मेटाबॉलिज्म्स। तो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कितना है पर्टिकुलर सेल का, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं वहां पर बात करूं, तीसरी चीज अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंटली है वो, और वो ये है एरिया वॉल्यूम रेशो। ठीक है, तीसरा हमारे पास है एरिया वॉल्यूम रेशो कितनी है उस सेल की, उस पर भी डिपेंड करता है कि सेल का साइज क्या होगा, कितना एफिशिएंटली काम हो सकता है। अगर सेल का साइज ज्यादा है या कम है तो वो हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो अगर यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो देखो यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं किस तरीके से मेंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, और सेल को हमने ले लिया जो साइज है सेल का, ठीक है, हमने एक सेल ले लिया और सेल का जो हमारे पास साइज है हमने क्या ले लिया, इसकी जो लेंथ है वो ले लिया हमने कितनी, 1 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है वो हमने कितने ले ली, 1 सेंटीमीटर ली, और इसकी जो हाइट है हमने वो क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर ली। ठीक है, अब इसकी क्या है हमारे पास टोटल, अगर बात करें क्यूब की, या हम बात करें एक सेल के कंपार्टमेंट की, इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने एक 6 साइडेड वाला क्या लिया है, कंपार्टमेंट लिया है, जिसके हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हमने हाइट क्या ली है उसकी 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। तो अगर इसकी हम यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, अगर इस सेल का, ये पर्टिकुलर सेल हमने क्या ले लिया, फॉर एग्जांपल ए ले लिया। ठीक है, इस ए का पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हमारे पास साइड्स कितनी है। ठीक है, तो साइड्स हमारे पास कितनी है, हमने 6 साइड ली है। ठीक है, 1 2 जैसे होता है ना, 1 2 3 4 और 5 6, एक ये वाली, एक पीछे वाली 2, एक यहाँ वाली 3, एक यहाँ वाली 4, एक ऊपर एक नीचे, 6 साइड्स हो गई। तो इसके अंदर हमने क्या ली है, अगर हम यहाँ देखिए, एक ही लेंथ हमने 1 ली है, ब्रेड्थ हमने क्या लिया 1 ली है, और साइड्स हमने क्या लिए 6 लिए। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। और इसी की एक ही अगर हम क्या निकाल लें, यहाँ पे वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो हमारे पास एरिया वॉल्यूम रेशियो की अगर बात करें किसके अंदर, इस ए सेल के अंदर, तो एरिया हमारे पास क्या है, 6। ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम कितनी आ गई, हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसी सेल को साइज इसका बढ़ा दे और हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लें, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया बी सेल। ठीक है, तो मैं बी सेल को रिप्रेजेंट करता हूं ग्रीन से। बी सेल हमारे पास आ गया, तो हमने क्या निकालना है, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू साइड्स। साइड्स तो हमारे पास 6 ही है, लेकिन हमने कितना कर दिया इसको, 2। लेंथ भी 2 है और ब्रेड्थ जो हमारे पास वो भी 2 है, और साइड्स कितनी हो गई हमारे पास, 6 हो गई। तो कितना आ गया हमारे पास, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका एरिया वॉल्यूम रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, 24, वॉल्यूम हमारे पास कितनी आ गई, 8, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 3:1। तो हमारे पास क्या आ गया, जैसे जैसे साइज बढ़ता हुआ जाएगा, एरिया वॉल्यूम रेशियो भी क्या होगी, वेरी करेगी। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक लार्ज साइज का जो ऑर्गेनिजम्स रहेगा उसका एरिया, उसका सेल जो है उसका साइज भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्योंकि इस
तरीके से अगर हम देखें तो इसका एरिया वॉल्यूम रेशियो जो है हमारे पास क्या है, वेल एफिशिएंटली काम कर रहा है। और वेल एफिशिएंटली कब काम कर रहा है, जब इसका साइज क्या है, कम है। तो इट मींस जब सेल का साइज जो होता है वो कम होता है तो वो क्या करता है, वेरी एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो इट मीन जब एक लार्ज ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सेल का साइज ज्यादा नहीं होता, बल्कि उनके अंदर सेल के नंबर ज्यादा होते हैं, लेकिन सेल का साइज क्या होता है, कम होता है। क्यों? बिकॉज इससे सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो जो होती है वो क्या होती है, अच्छे से मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो वेरी एफिशिएंटली क्या करता है, इसके अंदर काम कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 फैक्टर थे जिनके ऊपर क्या करता है, सेल का साइज क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।